रहमतुल्लाहि बरकातहू। प्यारे दोस्तों, अक्सीर एकेडमी पर आप लोगों का इस्तकबाल है। हम लोग बात कर रहे हैं इवोल्यूशन चैप्टर की, और आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो इवोल्यूशन जिसकी हम बात कर रहे हैं कि ये इर्तिखा होता है, चेंजेस आते हैं, तब्दीली आती है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इवोल्यूशन का मैकेनिज्म कैसा होता है। ये जो इर्तिखा है इसके पीछे कौन सा प्रोसेस है, किस तरह से ये अमल होता है। जैसे गाड़ी चलती है तो हम कहते हैं कि इंजन के अंदर क्या हो रही है, बहुत सारी रिंग है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब वो गोल घूमती है तो उसकी वजह से एक बड़ी रिंग घूमती है, उस बड़ी रिंग की वजह से चैन घूमती है, चैन की वजह से पीछे का चक्का घूमता है, और चक्का घूमने की वजह से फिर वो गाड़ी एक जगह से दूसरी जगह मूव होना शुरू होती है। तो किसी भी चीज के होने के या किसी भी अमल के होने के पीछे एक पूरा मैकेनिज्म होता है, और उस मैकेनिज्म तो इसी तरह से यहाँ पर इर्तिखा का और इवोल्यूशन का क्या मैकेनिज्म है, किस वजह से ये तब्दीली आती है, या ये मैकेनिज्म किस तरह से रन होता है, हम उसको आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात जिसको हमको समझने की ज़रूरत है कि ये क्वेश्चन, ये सवाल उठाया गया कि इस तगय्युर मतलब ये जो इर्तिखा हो रहा है, ये जो इवोल्यूशन हो रहा है, ये तगय्युर मतलब तब्दीली। इस तब्दीली की या इस तगय्युर की इब्तिदा यानी इसका शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी शुरुआत किस तरह से है या क्या है, और अनवा बनने की यानी एक स्पेशीज बनने की, एक अलग किस्म बनने का जो अमल है वो कैसा होता है। तो यहाँ पर एक सिंपल सवाल इन लोगों के जहन में आया कि ये जो तब्दीलियाँ, ये जो इवोल्यूशन हो रही है, तो इसकी इब्तिदा क्या हुई, और ये जो अनवा बनना है, जो स्पेसिएशन बनना है, एक अलग किस्म बनना है, तो इसका अमल कैसा हुआ। दोस्तों, आप लोगों ने मेंडल का नाम सुना होगा, और अगर मेंडल का नाम नहीं सुना होगा तो ये हमारा जो 12th है, और अगर आप देखेंगे तो मेंडल का एक स्पेशल चैप्टर हमको पूछा गया है। तो प्रिंसिपल ऑफ मेंडल या बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और इनहेरिटेंस बेसिस के उसमें भी प्रिंसिपल पूछे गए हैं मेंडल्स के। तो वो एक कंप्लीट चैप्टर है, और कंप्लीट चैप्टर को मैंने पढ़ाया हुआ है, आपको वो लिंक इसमें मिल जाएंगी। तो आप एक मरतबा मेंडल के क्या प्रिंसिपल थे, मेंडल के क्या लॉ थे, आप वो एक बार देखिए तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि मेंडल ने क्या बताया था, फिनोटाइप्स। जो बच्चे यहाँ पर अभी नए हैं, जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, तो उनके लिए सवाल ये होगा कि व्हाट इज मीन बाय फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या है। तो फिनोटाइप का सिंपल सा मीनिंग मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, तो उसको मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ कि फिजिकल अपीयरेंस। तो किसी भी चीज का जो फिजिकल अपीयरेंस होता है उसको कहा जाता है फिनोटाइप। किस तरह से दिखाई दे रही है उसको कहा जाता है फिनोटाइप। एक प्लांट है, तो एक प्लांट को आप जब देखते हैं तो आपको लगता है कि कुछ प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा है, कुछ प्लांट की हाइट कम है। आप एक पत्ते को देखते हैं तो एक पत्ता आपको हरा दिखाई देता है, एक पत्ता आपको पीला दिखाई देता है। एक प्लांट देखते हैं आप, वो प्लांट हरा कलर का भी है, एक प्लांट पीले कलर का है। तो ये जो हरा पीला, हाइट ज्यादा दिख रही है, हाइट कम दिख रही है, ये फिजिकल अपीयरेंस है। इस फिजिकल अपीयरेंस को हम क्या कहते हैं, फिनोटाइप। तो जो मेंडल ने क्या किया, मेंडल ने फिनोटाइप बताया, और उसने फिनोटाइप के ऊपर असरअंदाज होने वाले तवारुसी अनासिर की बात की थी। तो मेंडल ने ये कहा था, अगर आप मेंडल के लॉ पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ये मेंडल के लॉ है, ये लॉ उसको मेंडल ने कहा था। तो उसने ये कहा था कि तवारुसी अनासिर की बात, उसने ये कहा था कि जो भी चेंजेस होते हैं उसके लिए हमारे बॉडी के अंदर क्या है, डीएनए है, और वो कैरेक्टर जो डोमिनेटेड है, जो दूसरे कैरेक्टर के ऊपर हाबिस हो सकता है, उस कैरेक्टर की उसने वहां पर बात की थी। अब एक बात समझ लीजिए कि एक तरफ है डार्विन, एक तरफ है मेंडल। तो एक जगह पर एक ही ज़माने के अंदर या अलग-अलग ज़माने के अंदर 2 अलग-अलग साइंटिस्ट काम कर रहे हैं। 2 साइंसदान जब काम कर रहे हैं तो वो साइंसदानों के लिए कुछ पॉसिबिलिटी ये है कि वो एक-दूसरे के जो तहकीक है, रिसर्च है, उससे फ़ायदा उठा लें। अगर वो एक-दूसरे से फ़ायदा उठा सकते हैं तो एक बहुत बहुत बड़े कांसेप्ट को वो हल कर सकते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हुआ कि मेंडल ने तो ये बात की थी, उसने ये कहा था कि जो फिनोटाइप है या जो फिजिकल कैरेक्टर है उसके ऊपर असरअंदाज बहुत सारे तवारुसी यानी ऐसे जो वालिदैन से बच्चों में जाने वाले जो कैरेक्टर है उनकी उसने बात की थी। डार्विन
उसी ज़माने में था, लेकिन डार्विन ने या तो उन मुशाहिदात को नहीं पढ़ा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि डार्विन ने मेंडल की जो मुशाहिदात थे, मेंडल की जो तहकीक थी, उसको पढ़ा नहीं, या फिर उसने अगर पढ़ा भी तो उसने खामोशी इख्तियार की। तो अब क्वेश्चन ये आया कि डार्विन के ये बात क्यों की गई? ये बात इसलिए की गई कि डार्विन ने ये तगय्युर है या ये जो इवोल्यूशन है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है उस पर कोई बात नहीं की। मतलब उसका कहना ये था कि इवोल्यूशन होता है, चेंजेस आते हैं, धीरे धीरे तब्दीली आती है, लेकिन उसके पीछे मैकेनिज्म क्या होता है वो ये बात नहीं बता सका। फिर भी एक बड़ी बात ये कि उसके ज़माने में मेंडल था या उससे पहले मेंडल काम कर चुका था। लेकिन मेंडल ने ये बात भी बताई थी कि जो फिजिकल चेंजेस है, जो दिखने वाले कैरेक्टर है, उनमें तब्दीलियां होती है। तो मेंडल उस रिसर्च को, उस तहकीक को रेफर कर सकता था, उसका इस्तेमाल करके अपनी बात को साबित कर सकता था। लेकिन ये अंदेशा है, या तो मेंडल ने उसको पढ़ा नहीं, या तो मेंडल को अगर वो मुशाहिदात मालूम भी थे तो उसने उसके ऊपर कोई बात नहीं की, उसने उसके ऊपर खामोशी इख्तियार कर ली। अब क्या हुआ? उसके बाद ये हुआ कि 20वीं सदी के अंदर, 20वीं सदी के अंदर और 20वीं सदी के भी अवाइल में, यानी अव्वल अव्वल वक्त में, शुरुआत में, एक साइंटिस्ट है, उनका नाम है ह्यूगो डी वरीज। क्या नाम है उनका? ह्यूगो डी वरीज। ये साइंटिस्ट है, इनका नाम है ह्यूगो डी वेरीज। ये साइंसदान थे। ह्यूगो डी वेरीज ने क्या किया? इन्होंने रिसर्च किया, और रिसर्च किसके ऊपर किया? इन्होंने रिसर्च किया इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर। किसके ऊपर किया उन्होंने? इवनिंग प्राइमरोज। और इस इवनिंग प्राइमरोज का बॉटनिकल नेम है ओएंथेरा बेनिन्स। क्या नाम है उसका? ओएंथेरा बेनिन्स। ये एक प्लांट है, और इस प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। उसको जो नाम दिया गया है उसको याद रखिए, एग्जाम में भी डायरेक्टली यहाँ पर पूछा जाता है कि ह्यूगो डे वेरीज ने कहाँ पर रिसर्च किया था, या कौन से वाले जानदार का कहेंगे हम, यानी क्योंकि प्लांट में भी जान होती है। तो इवनिंग प्राइमरोज का उसने इस्तेमाल किया, और उसने अपने काम की बुनियाद पर म्यूटेशंस, उसने क्या रखा? म्यूटेशंस का ख्याल पेश किया। नाउ व्हाट इज मीन बाय म्यूटेशन? म्यूटेशन किसको कहते हैं? तो अगर आप लोग देखेंगे तो म्यूटेशन के ऊपर भी मैंने लेक्चर बनाए हुए हैं। आप लोग एमबीआई के नाम से मैंने एक पूरा लेक्चर सीरीज बनाया हुआ है, तो आप उसको देख सकते हैं। वहां पर भी मैंने ये म्यूटेशंस वगैरह को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो म्यूटेशन नाम से अगर आप म्यूटेशन एक्सीर एकेडमी अगर आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। तो उसने म्यूटेशन बताया था। व्हाट इज मीन बाय म्यूटेशन? म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या है? म्यूटेशन का मतलब ये होता है न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में किसी भी तरह की तब्दीली को म्यूटेशंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको और एक चीज बताता हूँ। हमको ये मालूम है कि हमारे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। हमारे पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? डीएनए। और ये जो डीएनए है ये बना हुआ है न्यूक्लियोटाइड से। किससे बना हुआ है? न्यूक्लियोटाइड से। ये न्यूक्लियोटाइड कौन कौन है? तो ये न्यूक्लियोटाइड है ए, टी, जी, सी। ठीक है। इन न्यूक्लियोटाइड से क्या बनता है? हमारा डीएनए बनता है। अब फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हमारे पास हुर्फ तहजी है, अलिफ बे ते से जी, जब हम पढ़ते हैं तो हम ये जितने भी हुर्फ तहजी के अल्फाज हैं इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते चले जाते हैं, और ये जितने भी अल्फाज हैं इनसे हम फिर एक लफ्ज बनाते हैं और एक सेंटेंस बनाते हैं। इसी तरह से डीएनए के अंदर भी किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर बनाना है तो इन चारों भी न्यूक्लियोटाइड को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है, और उससे फिर एक इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन से, तो उससे जो इंफॉर्मेशन बनेगी उससे हम आगे बनाएंगे आरएनए, और उससे आगे बनता है प्रोटीन। तो आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या आपको इसको समझना है तो आप मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। एमबीआई की सीरीज के नाम से मैंने वो लेक्चर्स बनाए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो होगा क्या कि ये जो न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस है, ये जो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब है, इस तरतीब के अंदर अगर कोई तब्दीली हो जाए तो उससे इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसा ये कि आई ईट ए मैंगो, ये इंग्लिश में इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। मैं आम खा रहा हूँ या खाया हूँ जो भी है। अब अगर मैंने यहाँ पर आई ईट, और यहाँ पर ए की जगह लिख दिया टू मैंगो, मैंने दो आम खा लिया। तो अब ये जो सेंटेंस की इंफॉर्मेशन थी ये क्या हो गई? तब्दील। इसी तरह से डीएनए है,
ATGC, CCGAT। अब ये जो वर्ड्स है इससे जो इंफॉर्मेशन मिलेगी वो अलग। और अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से C को निकाल दूं, ATGG कर दूं और उसके आगे है CCGAT, अब मैंने यहाँ से C को निकाल दिया, अब इससे जो इंफॉर्मेशन आएंगी वो अलग और इससे जो इंफॉर्मेशन आएंगी वो अलग। अगर ये जो इंफॉर्मेशन है ये अगर पैरेंटल है यानी ये वालिदैन की इंफॉर्मेशन है, और इस वालिदैन की इंफॉर्मेशन में अगर कोई तब्दीली हो जाए, कोई चेंज हो जाए, अगर मैं यहाँ से इसको C न्यूक्लियोटाइड को अगर निकाल दूं और उसकी जगह G न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दूं, तो अब इस कंडीशन को मैं क्या कहूंगा, इस कंडीशन को मैं कहूंगा म्यूटेशंस। क्या कहूंगा मैं, म्यूटेशंस। फॉर एग्जांपल वालिदैन के पास ये डीएनए की इंफॉर्मेशन होने की वजह से इनका जो हाइट थी वो 8 फीट थी, लेकिन ये चेंज होने की वजह से अब इनकी जो नस्ल है या इनके जो बच्चे हैं उसके अंदर एक इंफॉर्मेशन चली गई और इंफॉर्मेशन की वजह से उसकी हाइट 10 फीट हो गई। तो क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन जो न्यूक्लियोटाइड की इंफॉर्मेशन थी वो इंफॉर्मेशन के लिए जिम्मेदार कौन था, ये न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड की तरतीब अगर गलती से चेंज हो गई तो उसकी वजह से जो अमल होगा उसको क्या कहते थे, म्यूटेशंस। तो म्यूटेशन की सिंपल डेफिनेशन याद रखना है आपको, सिंपल इसकी तारीफ याद रखना है। आसान तारीफ क्या है, न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में किसी भी तरह की तब्दीली को म्यूटेशंस कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिए। तो ये जो म्यूटेशन का कंसेप्ट था ये किसने लेकर आया, ह्यूगो डी वरीज। किसने लेकर आया, ह्यूगो डी वरीज। तो कैरेक्टर के अंदर तब्दीली होना, इवोल्यूशन होना, चेंजेस होना, इसके लिए ह्यूगो डी वरीज ने किस तरह का कंसेप्ट पेश किया, उसने पेश किया कंसेप्ट म्यूटेशंस। फिर आगे क्या हुआ, आगे ये हुआ कि अगर हम म्यूटेशन की बात करें तो एक आबादी में अचानक पैदा होने वाले बड़े फर्क, आबादी में पैदा होने वाले बड़े फर्क, यानी हम ये कहेंगे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर जितने भी, फॉर एग्जांपल एक मोहल्ला है, उस मोहल्ले के अंदर जितने भी लोग हैं उनकी जो हाइट है वो 8 फुट है। अचानक में जलजला आ गया या कोई सुनामी आ गई, अब वहां पर 8 फीट जितने भी लोग थे वो सब की सबकी डेथ हो गई, लेकिन उसमें से 2 या 3 लोग बच गए। अब वो 2 या 3 लोग की जब जनरेशन आई, उनके जब बच्चे आए तो वो 10-10 फीट के आ गए। तो क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे कि इनके अंदर अचानक में सैलाब आने से या जलजला आने की वजह से म्यूटेशन हो गया, इनके डीएनए के अंदर तब्दीली हो गई। जहां पर इनके बच्चे 8 फुट के थे, अब इनके बच्चे जो हो रहे हैं वो कितने फुट के हो रहे हैं, 10 फुट के हो रहे हैं। या हम ये कहेंगे कि कलर है, पहले पहले वो सब गोरे थे, अचानक में म्यूटेशन हो गया और म्यूटेशन होने की वजह से अब जो नई जनरेशन आ रही है वो उनका कलर काला है, वो सावले कलर के हैं। तो ये जो म्यूटेशन का फॉर्मूला है, ये म्यूटेशन का फॉर्मूला उनको समझ में ये आया कि ये पॉपुलेशन के ऊपर फॉलो होता है, यानी एक आबादी के ऊपर फॉलो होता है। तो इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक आबादी में अचानक पैदा होने वाले बड़े फर्क को उन्होंने क्या कहा, म्यूटेशन से ताबीर किया या उसको उन्होंने प्रूव किया। फिर इसका ख्याल था, यानी ह्यूगो डी वरीज का क्या ख्याल था, इनका ये ख्याल था कि म्यूटेशन ही है जो इर्तिखा का सबब है। यानी इनका ये ख्याल क्या था, इनका ख्याल ये था कि ये अगर आबादी के ऊपर ये अचानक में असरअंदाज होता है तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको फर्क देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी तादाद के अंदर आपको तब्दीलियां देखने को मिल रही है, इवोल्यूशंस देखने को मिल रहे हैं। तो उनका ये कहना था कि जब भी ये म्यूटेशन है तो ये म्यूटेशन ही है जो इर्तिखा का सबब बनते हैं, किसी भी किस्म की तब्दीली के लिए जिम्मेदार होते हैं, और मामूली तगय्युरात नहीं। यानी जो बात डार्विन कहता था या जो बात मेंडल कहता था वो बात को ये बोल रहे हैं कि मामूली जो तगय्युरात होते हैं, छोटे छोटे तगय्युरात जो होते हैं, ये कभी भी इर्तिखा के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये कभी भी जिम्मेदार नहीं है। यानी हम जब बात करते हैं तो डार्विन कहता था कि क्या होता है, वेरिएशन होते हैं, तगय्युरात होते हैं। तो इन्हीं तगय्युरात को, इन्हीं वेरिएशन को किसने डिनाई किया, ह्यूगो डी वरीज ने। और ह्यूगो डी वरीज ने उसकी जगह पर कौन सा कंसेप्ट लेकर आया, उसकी जगह पर कंसेप्ट लेकर आया म्यूटेशन। न्यूक्लियोटाइड के अंदर होने वाली, न्यूक्लियोटाइड की तरतीब में होने वाली तब्दीलियां, चेंजेस को उसने कहा कि म्यूटेशंस। तो ये यहाँ पर उन्होंने बात कही। फिर ये कि जो मामूली तगय्युरात है वो नहीं होते, और ये बात किसने कही थी, उसने ये बात डार्विन ने की थी। अब यहाँ पर कुछ कंसेप्ट है, कुछ डिफरेंसेस है, उनको मैं समझाने की आपके सामने कोशिश कर रहा हूँ कि म्यूटेशंस क्या है। तो उनका क्या कहना था, उनका ये कहना था कि जो ह्यूगो डी वरीज है उनका ये कहना था कि म्यूटेशंस कैसे होते हैं, तो म्यूटेशन बेतरतीब होते हैं, यानी इनकी कोई तरतीब नहीं होती।
और गैर सिमती होते हैं। एक तो ये बेतरतीब होंगे, दूसरा गैर सिमती होंगे। जरूरी नहीं है कि ए की जगह पे टी ही आए, जी की जगह पे सी ही आए, कुछ भी हो सकता है। वो चारों न्यूक्लियोटाइड में से कोई भी किसी की जगह पर भी जा सकता है और कोई भी न्यूक्लियोटाइड वहां पर तब्दील हो सकता है, चेंज हो सकता है। दूसरा, इनकी जो सिमत है ये कोई ऐसी सिमत नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल हम ये कहें कि ए टी जी सी, ए टी जी सी, कि ए चेंज हुआ तो जरूरी नहीं है कि सब ए के बाद टी ही हो, जी हो, सी हो, या ए के बाद जरूरी नहीं है कि सी हो सकता है कि ए के बाद टी हो जाए और हो सकता है कि ए के बाद सी हो जाए, फिर वापस से हो सकता है कि ए के बाद जी ही हो, ए के बाद टी ही हो और अचानक में चेंज हो जाए कि ए के बाद जी। मतलब ये कोई सिमत इसकी नहीं है, वो कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाने वाला, किसी एक ही रास्ते की तरफ वो बढ़ने वाला नहीं है। तो म्यूटेशन के मामले में जो बात उन्होंने कही ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम के लिए इसको याद रखना है कि म्यूटेशंस बेतरतीब और गैर सिमती होते हैं। जबकि जो डार्विन का कहना क्या था? डार्विन का ये कहना था कि जो तगय्युरात होते हैं, जो वेरिएशन होते हैं, वो मामूली होते हैं और एक सिमत में होते हैं। यानी डार्विन का ये कहना था कि जो वेरिएशंस होते हैं वो एक के बाद होते हैं और बहुत माइनर माइनर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इनको थोड़ा सा अगर हम समझने की कोशिश करें तो उसका उनका ये कहना था कि पहले फॉर एग्जाम्पल नाक चेंज होगी, फिर उसके बाद आंख चेंज होगी, फिर उसके बाद कान चेंज होंगे, फिर उसके बाद पाँव चेंज होंगे। तो ये फॉर एग्जाम्पल ये कहिए कि ये चिंपैंजी में हुआ, तो यही सेम प्रोसेस जो तगय्युरात का है ये बंदरों में भी हो सकता है, ये इंसानों में भी हो सकता है। तो इनमें क्या, नाक फिर कान फिर आंख, इसे ऐसा मतलब कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में ही ये तब्दीलियां होंगी या वेरिएशंस हमको देखने को मिलेंगे। तो ये मिसाल के तौर पे मैंने आपके सामने पेश किया। तो ये जो डार्विन का कंसेप्ट था कि तगय्युरात छोटे होते हैं या मामूली होते हैं और एक सिमत रखने वाले होते हैं। दूसरा, डार्विन का एक बड़ा कंसेप्ट था कि डार्विन के लिए इर्तिका बतदरीज था। डार्विन का कहना यह था कि जो इर्तिका होता है ये बतदरीज होता है, धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। जबकि जो डीवरीज था, ह्यूगो डीवरीज था, उसका ख्याल ये था कि अनवा बनने का सबब म्यूटेशन होता है, यानी स्पेसिफिकेशन। स्पेसिफिकेशन यानी एक नू पूरी तरह से अलग हो जाएगी, तो म्यूटेशंस होंगे, म्यूटेशन की वजह से एक पर्टिकुलर नू बनेगी, एक पर्टिकुलर किस्म बनेगी। डार्विन का ये कहना था कि इर्तिका क्या होता है, बतदरीज होता है, जबकि डीवरीज का ख्याल था कि अनवा स्पेसिफिकेशन या म्यूटेशन का सबब होती है। और बस इसे सॉल्टेशन एक ही कदम में होने वाली तब्दीली उसने कहा। यानी उनका ये कहना था कि एक ही बार में ये पूरी क्या होती है, तब्दीलियां वाक़ होती है। तो एक तरफ जहां पर डार्विन का कंसेप्ट था कि बतदरीज होती है, लेकिन ह्यूगो डी वरीज का कंसेप्ट यह था कि म्यूटेशन की वजह से स्पेसिफिकेशन होता है, और उसने उसको साल्टेशन, क्या कहा उसने, उसको साल्टेशन, एक ही कदम में होने वाली बड़ी तब्दीली, यानी कई सालों के ऊपर ये तब्दीलियां मुहित नहीं होंगी, अचानक में कुछ तो भी होगा और उसकी वजह से वहां से क्या हो जाएंगी, वो तब्दीली वाक़ हो जाएंगी। बाद में आबादी की जुनैनियात के मुताले से कुछ मजीद वजाहतें हुई। इससे पहले के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि जो पॉपुलेशन है, इनहेरिटेंस ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन के ऊपर जो तवारुस है या पॉपुलेशन के ऊपर जो जीनियात है, इसका मुताला किया गया, उसको पेश किया गया। उस डार्विन ने वो जो जिनेनियात का कंसेप्ट था उसको रेफर भी किया। तो इसी तरह से ह्यूगो डे वरीज ने भी जिनेनियात के कंसेप्ट को पढ़ा, समझा और उसने उसके बाद बहुत सारी क्या की, वजाहतें की। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक कंसेप्ट मेरे को और समझाना है आपको, वो ये है कि डार्विन की थ्योरी और ह्यूगो डी वरीज की थ्योरी के अंदर क्या डिफरेंसेस है। और ये डिफरेंसेस इसलिए भी याद रखना है क्योंकि एग्जाम में इन पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो डार्विन का पहला बोलना क्या था, डार्विन क्या कहता था? डार्विन का कहना यह था कि तगय्युरात इर्तिका का सबब बनते, यानी जो वेरिएशन है वो वेरिएशन इर्तिका का सबब बनते, वो वेरिएशन इवोल्यूशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। जबकि ह्यूगो डी वरीज का ये कहना था कि म्यूटेशंस होते हैं, न्यूक्लियोटाइड की तरतीब के अंदर जो तब्दीली होती है वो इर्तिका के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्विन का कहना यह था कि जो वेरिएशन होते हैं, जो तगय्युरात होते हैं, वो एक सिमत में होते हैं, लेकिन म्यूटेशंस जो ह्यूगो डाइवरीज था उसका कहना यह था कि म्यूटेशंस बेतरतीब होते हैं और गैर मुस्तकीम होते हैं। ठीक है। और थर्ड, इनका डिफरेंस क्या था
कि इर्तिका एक तदरीजी अमल है, यानी एक के बाद होने वाला, बतदरीज होने वाला अमल है। जबकि ह्यूगो डे वरिस का ये कहना था कि अचानक होने वाले म्यूटेशंस इर्तिका का सबब बनते हैं, यानी अचानक में कुछ इस तरह से तब्दीलियां होंगी, चेंजेस होंगे और उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, म्यूटेशंस आएंगे, और अगर म्यूटेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होगा। तो ये यहाँ पर आपको बहुत बेसिक कंसेप्ट याद रखना है कि इर्तिका के मैकेनिज्म्स को समझाने की कोशिश की गई, और इर्तिका के जिस मैकेनिज्म को ज़्यादा सपोर्ट मिला या जिसको कबूल किया गया वो म्यूटेशन है। आज के दौर में भी रिसर्च अगर आप देखेंगे, या जो चैप्टर्स मैंने इससे पहले म्यूटेशन से रिलेटेड पढ़ाए हैं, अगर आप उनको देखेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो उम्मीद है कि यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा कि इर्तिका के मैकेनिज्म में या मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन के अंदर दो बातें बहुत अहम है। एक बात डार्विन की है, दूसरी बात ह्यूगो डे वरिस की है। डार्विन जो बात कहता था वो वेरिएशन की बेसिस पे कहता था, ह्यूगो डे वरिस जो बात कहता था वो म्यूटेशंस की बेसिस पे कहता था। अगर आपको एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, म्यूटेशंस को लेकर क्वेश्चन होगा। तो इस म्यूटेशन वर्ड को आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। डार्विन के ये तीन पॉइंट्स और ह्यूगो डी वरिस के ये तीन पॉइंट, अगर आपने इनको अच्छी तरह से याद कर लिया, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने दीजिए, इंशाल्लाह आप उसका बहुत अच्छे से जवाब देंगे, आंसर देंगे। उम्मीद है ये लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप लोग उसको पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ हम मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।